भारतीय राजनीति, जितने दल उतने नेता, उतने ही गठबंधन और उतनी ही कंफ्यूजन। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, सभी ने भारत की तारीफ की है। इस बीच G20 समिट को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया बट चुका है, क्योंकि सरकार के कुछ विरोधियों को भी ये समिट भाया है, और भाई भी क्यों ना। आखिर जितने भी नेता आए सभी ने इसकी सराहना की, साथ ही पीएम मोदी को लेकर तारीफों के कसीदे भी पढ़े गए। यही नहीं, भारत की अध्यक्षता में अब ये G21 समिट हो गई है। दरअसल 55 अफ्रीकी देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा बन चुका है, लेकिन विपक्ष इस सफलता को शायद बड़प्पन दिखाते हुए हजम नहीं कर पा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम बेरुखी के बाद भी इंडिया गठबंधन के कई नेता इस समिट में पहुंचे और विदेशी मेहमानों का अभिवादन भी किया, उनसे बात की और उनके साथ में खाना भी खाया। अब इसी बात पर इंडिया गठबंधन से तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इसका हिस्सा बनी कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न सिर्फ इससे दूर रहे, बल्कि इसमें इंडिया गठबंधन के न शामिल होने पर जोर देते रहे। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इसमें शरीक होने वाले विपक्षी मेहमानों से एक रहे, जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जताई और दबी जुबान में कहा भी कि हम गठबंधन वालों को इससे दूर रहना था। क्लियर कट नहीं कहा, पर जो कहा उससे यही संदेश जा रहा था। उन्होंने कहा कि ममता के जाने पर कांग्रेस नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि अगर ममता इस डिनर में नहीं जाती तो आसमान नहीं टूट पड़ता और ना ही कुरान अपवित्र हो जाती। बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हुई, इसके आगे हिमाचल के सीएम और कांग्रेस के जाने माने नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू भी G20 समिट में शामिल हुए। तो कांग्रेस की तरफ से ही जो हो रही थी बयानबाजी, उसमें थोड़ी सी बर्फबारी देखने को मिली और मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजनीतिक पंडितों ने यही कहा कि जब बात देश की हो तो विपक्ष को सब कुछ भुलाकर केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए था। खैर, ये तो हो गई नाराजगी। अब बात करते हैं विपक्ष की तारीफ की, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान आए उसमें G20 के पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान आया कि नो फ्लाइंग जोन होने के चलते वे दिल्ली नहीं आ सके और G20 समिट में शामिल नहीं हो सके। दूसरा, उनका बयान आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाने पर उन्होंने इस कार्यक्रम की आलोचना भी की। वहीं अगला बयान आया पूर्व डिप्लोमेट और कांग्रेस के नेता शशि थरूर का। उन्होंने G20 समिट को एक सफल आयोजन बताया और केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए कहा कि जो कोई नहीं कर सका वो भारत ने कर दिखाया। न्यूज एजेंसी I.N.D.I.A को दिए गए एक इंटरव्यू में थरूर ने कहा कि समिट के दौरान घोषणा पत्र पर सभी देशों की आम सहमति बनाना बड़ी बात होती है। इसके लिए उन्होंने भारत की खूब तारीफ की, लेकिन विपक्ष की अनदेखी का आरोप भी सरकार पर लगाया। इन सब के बीच आई एक तस्वीर जिसमें G20 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साथ दिखी ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन। एक लाइन में कहें तो विपक्ष कंफ्यूजन में रहा। अब शशि थरूर का वो बयान भी सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने G20 आयोजन की तारीफ की है। Sir, how do you look at the initiative of India, Middle East, Europe Economic Corridor? This was initiated in the summit. How do you see this, sir? Yeah, this was a new development. I think while something like the admission of the African Union was expected, even telegraphed well before the summit, and whereas even some of the other agreed language on debt relief, on sustainable development and so on, all of that can be advertised as successful, but it doesn't really connect to any concrete outcome so far. It's just, capable, pious platitudes, one might say, which were well done, no problem with it. But at the same time, one could definitely argue that alone does not give us enough to be celebrated. The India Middle East EU initiative is completely new, not something that was anticipated earlier, and that has tremendous potential for the future, provided it is implemented properly.
The worry about many international summits is very often that in our country, we've also seen this, that you have a summit, you focus on agreeing a declaration and you get a triumphant result in terms of agreed language, but then implementation never follows. We've seen, for example, on issues like the availability of development financing or the promises by rich countries to contribute towards climate change efforts in the developing world, that there is excellent language in many summits going back 15 years. But none of this has actually been implemented. The sums promised has never come and action has not resulted. So I would say on this one, it's a welcome initiative, but the proof of the pudding, as the cliche goes, is in the eating. We will have to see how well this is implemented in our country and in the other countries that are part of this initiative.